नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम आपको फुल कवरेज दिखाएंगे कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर कल आपने देखा कि एलजी की तरफ से किस तरह यहां पर बड़ा फैसला जो है वो किया गया था कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय पर होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यह थी कि आज अंग्रेजी का पेपर जो है वो लिया गया है। 44,000 से भी ज्यादा बच्चों ने शिक्षा केंद्रों का रुख किया है, परीक्षा केंद्रों का रुख किया है, और जाहिर तौर पर प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर देखने को भी मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 1 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पार हो चुका है। तो जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। तो चलिए सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर का, और कश्मीर से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से वहां पर कोविड-19 को लेकर सूरत-ए-हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट की भी वहां पर मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। क्यों आखिर ये परिस्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं, और क्या नेशनल हाईवे पर जो लोग निकल रहे हैं उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है या नहीं? सनम एजाज जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। यूं तो रिकॉर्ड बनाए जाते ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन कोविड का रिकॉर्ड ना हो ये सब दुआ करते हैं। ताहम ये कोविड कुछ न कुछ बना ही दे रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड ने पिछले सारे रिकॉर्ड यानी अपने जन्म से लेके आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तादाद 1 लाख से ऊपर कर दी है। और कश्मीर में भी ये तादाद अब बराबर बढ़ती ही जा रही है, और कश्मीर में अमवात का सिलसिला भी जारी है। 3 गैर रियासती बंदे यानी 3 कश्मीर में टूरिस्टों की भी मौत कोविड से हुई है। लेकिन इस कहानी का एक पहलू यह भी है कि जिन लोगों की मौत श्रीनगर के अस्पताल में हुई है, उन्हें जब वो श्रीनगर पहुंचे थे हवाई अड्डे पर उनका टेस्ट किया गया था, वो नेगेटिव थे, लेकिन अस्पताल में कोविड की वजह से उनकी मौत वाक़ा हुई है। और फिर जब टेस्टों की बात आती है तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कहीं पे भी किसी भी आने वाले का टेस्ट नहीं होता है, और जाने वालों के लिए खुदा ही हाफिज की बात करते हुए कहा जाता है कि आपको जाने की इजाजत नहीं है, रोका जाता है। ये वो मामला जो कोविड के हवाले से है, और कोविड के हवाले से जहां कश्मीर में अब स्कूल भी बंद किए जा चुके हैं, ताहम यहाँ पे सरकारी तकरीबात के दौरान लोगों का एक बड़ा जमघटा भी देखने को मिलता है, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह के मामलात को हल करने की कोशिश की जाती है। और इस सारे के बीच में अस्पतालों की भीड़ भी कोविड की वजह हो ना हो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ज़रूर उजागर करती है, और अस्पतालों की भीड़ के साथ साथ दूसरे सभी मामलात रियासती सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस सारे के बीच में सरकार पर तनकीद भी बराबर जारी है, और कांग्रेस ने भी आज तक तनकीद करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी जमातें भी और आम जनता भी सरकार के इस कोविड के दौरान सरकारी तकरीबात के फैसले पर बहुत ज्यादा अफसोस भी कर रहे हैं। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर का रुख करा देते हैं, और श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर सूरत हाल है वो दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी के बाद अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को हुआ तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। सियासी मुबस्सरीन, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रिवाइवल अब महबूबा मुफ्ती की अपनी पॉलिसी को लेकर और घर घर जाकर, जिस वक्त उन्होंने साल 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गाँव-गाँव, शहर-शहर जाकर लोगों को सेल्फ रूल और जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन बेहतर ताल्लुकात का बाज़ाब्ता हवाला भी दिया। ज़राए के हवाले से खबर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर क़यादत आने वाले दिनों में इन मामलात पर भी बातचीत करेगी कि जो नए पुराने चेहरे हैं सीनियर जूनियर कम्बिनेशन के साथ, आइंदा पार्टी का नस्बुल ऐन और लाही अमल तरतीब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बड़ी कोशिश में कुछ लीडरान हैं जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वॉकआउट करने के बाद दीगर कई पार्टियों में जाने का सफ़र बांधा। कुछ लीडरान ने वापस पार्टी सदर या जनरल सेक्रेटरी या उस वक्त के साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी राब्ता कायम किया था, ताकि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापस आकर जम्मू कश्मीर के लिए मेन स्ट्रीम कल्चर में अपना रोल अदा करें। ताहम पार्टी ज़राए के हवाले से खबर है कि महबूबा मुफ्ती, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और दीगर अहम ओहदेदारों ने साफ तौर पर इन लीडरान को पार्टी में वापस न लेने का फैसला किया। इस बीच में श्रीनगर में वाक़या पोलो व्यू के ऑफिस में आज भी मीटिंग का
इनकाद जारी रहा और 6 तारीख से श्रीनगर में पार्टी सदर के रिहाइशगाह वाक़या फेयरव्यू में बाज़ाब्ता तौर पर डेलीगेशंस डेपुटेशंस आने का सफर शुरू होगा। कल की डेट में जड़ीबल और अमीरा कदल से चीदा और जोनल सदूर जो है पार्टी सदर से मुलाकात करेंगे और पार्टी में पैदाशुदा खिला को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जराए के हवाले से खबर है कि कुछ दिनों के बाद पार्टी में अजाफी तर्जुमान, पार्टी में जिला सदूर, पार्टी में यूथ विंग को मजीद बेहतर करने के लिए, क्योंकि यूथ चीफ के डिटेंशन में रहने के बाद यूथ विंग को बेहतर करने के लिए पार्टी सदर कई अहम ओहदों का ऐलान कर सकती है, जिसमें पार्टी के नए यूथ जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सूबाई सदूर और दीगर अहम जिम्मेदारियों को नौजवानों के हवाले किया जाएगा। यहां पे यह बात आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने पर भी जम्मू कश्मीर की सियासी, समाजी और दीगर तंजीमों ने उस वक्त जबरदस्त खामोश एहतजाज किया था और पीडीपी को बीजेपी के साथ न जाने का उस वक्त इंदिया दिया था। लेकिन बाद में पार्टी सदर और उस वक्त के पार्टी सरप्रस्त ने साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ जाने में क्या मजबूरियां थी और कौन से मुतालबात हल हो सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आइंदा कुछ दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रिशेप, रिडिजाइन, रिलॉन्च अपना यूथ विंग करने के बाद पेरेंट बॉडी पर भी तवज्जो दे रही है और हैरान कुन तौर पर कई अहम चेहरे अब पार्टी में अहम जिम्मेदारियों पर फाइज हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस पार्टी को दोबारा रिलॉन्च करने के बाद कितनी कामयाबी और पजीराई अवाम में हासिल होती है। जाते जाते आपको बताऊं कि डॉक्टर अब्दुल्ला के कोविड पॉजिटिव आने के बाद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से टेलीफोन पर बातचीत की और खैर आफियत दरियाफ्त की और हो सका अगर कोविड के चलते सिक्किम्स में माहौल ठीक ठाक रहा तो अस्पताल का रुख भी कर सकती है। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्यूलिप गार्डन के अंदर कार्यक्रमों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां पर बाहर से कलाकार भी पहुंच रहे हैं, गायक भी पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख यहां पर बॉलीवुड की कई हस्तियां करती हुई भी नजर आ रही हैं। आज एक खास गायक के साथ बातचीत हुई है, इरफान फाजिल की। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। वादी कश्मीर अगर बात करें तो 70 की दहाई से फिल्म स्टार्स का कनेक्शन रहा है और जिसने कई सारी छाप दुनिया भर में छोड़ी है। अब अगर बात करें वादी कश्मीर के ही फनकार जो है या कलाकार जो बॉलीवुड तक पहुंचे हैं, जिनका नाम पहुंचा है, उसमें से विभाजी भी एक खूबसूरत शान है। वेलकम करते हैं। राजी के गाने हमने सुन लिए और भी कई फिल्मी के गाने हमने सुन लिए, मगर कश्मीर के इस मौसीकी के फेस्टिवल में आके कैसा फील कर रही हैं और आज यहाँ आप क्या परफॉर्म कर रही हैं? सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो सबको। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और हम अलग अलग तरीके के गाने करेंगे। ऑडियंस है यहाँ पे तो कुछ थोड़ी सी गज़ल होंगी, कश्मीरी फोक तो होगा ही होगा, वो तो मतलब है ही नहीं, और थोड़े से कुछ बॉलीवुड के गाने भी करेंगे, रैप भी करेंगे। बात करें आईफा को लेकर या फिर कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, मगर जानना ये चाहूँगा कि ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ आपको लगता है कि एक डिफरेंट सा आगाज़ हुआ है दोबारा से मौसीकी को लेकर कश्मीर के साथ फिल्म स्टारों का? आई थिंक जेके टूरिज्म इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मैं अपनी सरजमीन पर हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए ये अवसर है जहाँ पे मैं ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए परफॉर्म कर रही हूँ। जेके टूरिज्म का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्या बोलूं मैं और आपको, मतलब मैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरे लिए। और आपको ये भी हम बताते चले कि शहर खास से इनका ओरिजिन है, फतेह कदल से। सो फाइनली क्या मैसेज होगी फिल्म स्टार्स को, बॉलीवुड के लोगों को जो अब कश्मीर की तरफ दोबारा रुख कर रहे हैं? जैसे आप भी आ रहे हैं, इससे पहले कई और फिल्म स्टार्स आए, तो आपको लगता है कि जिस तरह से फॉरेन में जाके शूटिंग्स होती है, अपने कश्मीर, अपने टूरिज्म को प्रमोट करें, यहाँ के लोगों के रोज़गार के बारे में सोचें? रोज़गार बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक किसी भी कंट्री के एक बैलेंस, एक स्टेट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिकली चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी अभी हमारे हालात हैं उसके हिसाब से कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आ रहा है। मैसेज यही है कि हम अपने फोकस को रखें हमारे आर्ट्स और कल्चर पे, हम एक पॉजिटिव टोन जहाँ भर में अपने कश्मीर के बारे में फैलाएं और जो भी बाकी चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं, वादियों को देखिए। कैमरा मुझ पे क्यों है मुझे ये भी नहीं अभी तक पता है, लेकिन हमें बस फोकस करना चाहिए जो हमारी खूबसूरती, जो ऊपर वाले से हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसको अप्रिशिएट करने की। शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पर काबिल तारीफ नाम फिल्मों को लेकर, इनकी गायकों को लेकर, मगर फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं कि जहाँ जन्नत बेनज़ीर है वहाँ पर कलाकारों का आना शुरू हो चुका है। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार के साथ सईद इरफान फाजिल, ट्यूलिप गार्डन, कश्मीर।
चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं और बांडीपुरा से जहूर हमारे संवाददाता मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए कि बांडीपुरा के अंदर जो स्कूल हैं वहां पर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रही है। आखिर किस वजह से एडमिशन नहीं मिल पा रही है वो जान लेते हैं, लेकिन एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम वहां पर हो रहा है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि स्कूलों को बंद रखने का आदेश तो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि एडमिशन का दौर किस तरह से यहाँ पर चलाया गया और एडमिशन नहीं मिल रही है। आखिर क्यों नहीं मिल रही थी, देख लेते हैं। आज एडमिशन के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे आज कई दिनों से जो है यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। इनको जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। हमने जो पैसे पहले भी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है, उन्हें कहा कि जो जितनी भी यहाँ में सीट्स है उन्हें हमें फिल किया गया है। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 600 जो वैकेंट जो थे उनको हमने फॉर्म जो है इजरा किए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो बच्चे यहाँ पे जो है पास आउट हुए थे उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है और कई दिनों से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे थे। लेकिन यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आई और उनका एश्योरेंस के साथ साथ बच्चे भी शांत हो गए और बच्चे अंदर क्लासरूम में बैठे। उनको बताया जा रहा है कि आज 2 बजे के साथ डायरेक्टर कॉलेज के साथ एक मीटिंग लिया जा रहा है जो ऑनलाइन होगी। वो पहले जो है फिजिकल मीटिंग थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको डेफर किया गया है। वो 2 बजे के बाद आज फैसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ तक हमने कल से देखा कई सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे आए, उन्होंने इनके यकीन दहानी दिलाई, लेकिन अभी तक वो यकीन दहानी कई हद तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन बच्चे चाहते हैं हमारी जो मुस्तकबिल है वो दावे पे ना लग जाए, हमारा जो एडमिशन है वो मिलना चाहिए। फिलहाल JK47 के लिए सुमल मांडीपुरा से। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलते हैं और जिला डोडा से भी आपको दिखा देते हैं कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए एसओपीज का पालन किस तरह से हो रहा है। लगातार वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं वो दिखा देते हैं। वसीम पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जो ओपीडी है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर कोविड-19 के टेस्टिंग की सैंपलिंग ली जा रही है। मगर तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसओपीज़ की कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं किस तरह से ये यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं और अभी तक कितने टेस्ट इन्होंने किए हैं। और काफ़ी जनता देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे लोग जो है अलग अलग जगहों से आए हैं यहाँ पे अपना जो है कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है उसी को लेके ये टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं अभी तक कितने टेस्ट इन्होंने किए और किस तरह से। सर ये थोड़ा सा बताएं कितने टेस्ट अभी तक किया आपने? सर अभी तक हमने 60 टेस्ट कर दिए, 60 रैपिड और 53 RT-PCR। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है? सर आज फर्स्ट डे यहाँ पे हमने शुरू किया है, तो अभी हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह है नहीं, तो ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पे रश काफ़ी होता है, तो ऐसे लोग मानेंगे नहीं। फर्स्ट डे का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जिसको जहाँ से मर्जी वहाँ से आए। कोई आप देख लो, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी मैं वो मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हम अभी यहाँ पे टीम जो है हमारी 3 बंदों की है, एक टेस्टिंग पे है, एक सैंपल लेने पर है और तीसरी एंट्री पे है। तो अब अगर हम इनको साइड पीपी किट क्यों नहीं पहनी है आपने? पीपी किट आज पहले लेट हो गए थे ना, उसी वजह से पेशेंट काफ़ी वो हो रहे थे। आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, पीपी किट क्यों नहीं आपने पहनी है? पीपी किट कल से करेंगे, हम शुरू करेंगे सारा कुछ कल से, क्योंकि आज फर्स्ट पीपी किट पहनना कितना जरूरी है? वो तो ज़रूरी है, वो काफ़ी ज़रूरी है। अभी जल्दी में तो वो जल्दी में हायर अथॉरिटी ने नहीं दी, जो महकमा है उसने नहीं प्रोवाइड की आपको कि आप नहीं, हेल्थ इसने प्रोवाइड की हमको, लेकिन ये है 2 लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक महिला है और एक जेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सोशल डिस्टेंस का कोई भी पालन नहीं है। और सरकार जो दावे करती है बहुत बड़े कि एसओपीज़ का इस तरह का पालन करना है और बड़ी गाइडलाइंस जब आती हैं सामने और उसके बाद किस तरह की हालत है। तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओपीडी है जो आए दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में रहता है और ना ही कोई पीपी किट हमने पहनी है और हमें जब देखा उसके बाद ही मास्क भी पहना और सारी चीज़ें जो है। इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे विजुअल्स में किस तरह की हालत है। यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी हायर अथॉरिटीज है, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश जो कैमरे के सामने बहुत कुछ बताते हैं, मगर उसके बाद कहीं पे भी वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। कोविड की जो गाइडलाइंस है वो हमेशा से ही रही हैं जब से कोविड शुरू हुआ है, और क्योंकि कोविड राइज कर रहा है इसलिए मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं। LD साहब से लेकर हर नीचे तक हर किसी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हर चीज़ का सही तरीके से पालन हो, क्योंकि जान है तो जहान है। पीछे एक विज़िट हुई थी हॉस्पिटल में, डिविजनल कमिश्नर भी आए थे, फिर मैंने भी इनको ऑब्ज़र्व किया था। तो परसों मैंने सुपरडेंट साहब को MS जो है हमारे, उनको मैंने ख़ास तौर पर बुला के कहा गया था कि अपने हॉस्पिटल में इस तरीक़ों का कड़े तरीके से पालन करें, लोगों को दिक्कत ना आए इसलिए परसुएशन के साथ करें, अवेयरनेस करें, लोगों को बाहर मास्क प्रोवाइड करें अगर कोई नहीं आया है, और इमीडिएटली इस चीज़ को ठीक करें। अपने एरिया का, अपने हॉस्पिटल का पूरा ध्यान रखें वहाँ, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में आते हैं,
इसलिए वो थोड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि अवेयरनेस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वहाँ चलें, और ये टॉलरेट नहीं होगा कि अगर किसी तरीके से इस तरह का केओस है या लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं टाइम टू टाइम उनसे रिव्यू ले रहा हूँ, उनको इंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यूसली मैं दे रहा हूँ। हो सकता है मैं बीच बीच में अपनी टीम को भी हिदायत दी है, वो भी जा के वहाँ सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे, ताकि ये चीज़ फुली इम्प्लीमेंट हो सके। हॉस्पिटल में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा, और यहाँ इनको भी मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। जिला राजौरी से भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर कैंपा की स्कीम के तहत जो मुलाजिम काम पर लगाए गए थे वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज उन्होंने पूरी खामोशी के साथ धरना प्रदर्शन किया है। 2018 में इन्हें लगाया गया था, लेकिन आज तक इनकी जो सैलरी है वो नहीं दी गई है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं जमशेद मलिक, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। महकमा फॉरेस्ट में कंपा स्कीम के तहत 2010 में कई लोगों को नौकरियां दी गई, मतलब आर्जी मुलाजिम के तौर पर, मगर आज ये लोग पूरा मन धरने और खामोश धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि 25-25 महीने हो बीत चुके हैं, इनको आज तक सैलरी नहीं दी गई है। इनमें कई ऐसे हैं जिनको इससे भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है मगर सैलरी नहीं दी गई है। किन मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है और क्या मांगे इनकी, बात करेंगे इनसे। सर, क्यों आज आप धरने पर बैठे लोग? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें जो मीडिया में लिया। सबसे पहले सर, हमारा 2010 से कंपा स्कीम आई हुई है। जब से 3 साल से 2018 से हमारी जो सैलरी बंद है। 2020 में हमारी 3 महीने की सैलरी मिली है, जो कि अब हमारा पैसा रिलीज़ हुआ था। जो दूसरी डिवीज़न है, पुंछ है, सुंदरबनी है, जितनी भी डिवीज़न है कश्मीर से लेकर जम्मू तक सब में मिल चुकी है। अब हम अभी थोड़ी देर पहले अपने हेड साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि आपका जो पैसा है नहीं आ रहा है। यहाँ से जो पैसा भी है कंजर्वेटर साहब से होकर आगे पीछे दूसरी डिवीज़नों में जा रहा है। हमें 25 महीने की सैलरी अब तक नहीं दी हुई है। अब 3 साल होने लगे। 2 महीने की सैलरी पहले दी थी, उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं सर। हम सर यही चाहते हैं कि अपने DFO साहब से, अपने कंजर्वेटर साहब से अपील करते हैं कि हमारी यहाँ राजौरी में जितने भी लड़के हैं परेशान हैं, उनकी सैलरी वेजेस है जो सर दी जाए, जो दूसरी डिवीज़नों में दी हमें दी जाए। क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं महकमे के लिए? सर, जिस वक्त भी हमें गार्ड फॉरेस्टर जिस वक्त भी बुला रहे हैं, हम वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। जहाँ पे वो नहीं पहुँच रहे हम पहुँच रहे। अब हमारा सर आगे फायर सीजन आ रहा है, जो भी काम आग कहीं जो भी जंगल वगैरह में आग लगी, सबसे पहले हम जाएंगे सर। हम वहाँ पे जाके आग बुझाते हैं। दूसरा कोई भी वहाँ पे जाते हैं, गार्ड जाते हैं उनके साथ। हमें रात को भी जाना पड़ता है, रात को 2 बजे भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। इस वक्त भी सर हमें जहाँ डिप्टी से जो है आने नहीं देते कि आप अपने क्लोजर हैं जो उनकी हिफाजत करो। लेकिन हम मजबूर होकर यहाँ पे अपने DFO साहब के पास आए थे, लेकिन हमें DFO साहब यहाँ पे मिले नहीं है। हेड साहब मिले हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि आपकी वेजेस यहाँ पे राजौरी में नहीं आ रही है। यहाँ के दूसरी जगहों में, सब जगहों में जो है किसी की 2 महीने की पेंडिंग है, किसी की 3 महीने की पेंडिंग है, सबकी मिल चुकी है, राजौरी को छोड़ के सर। सर, कितने लोग हो आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो? सर, हम यहाँ पे 74 हैं, जो 3 रेंज है डिवीज़न राजौरी में। 3 रेंज है, राजौरी और कंडी और कालाकोट। इसमें 3 कितने लोग आप? 74 सर। सबको सैलरी नहीं मिली? किसी को नहीं सर मेरी है। आगे अगर जिस तरह आपको सैलरी के लिए आज कहा गया कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आगे आपका क्या कदम रहेगा इसको? सर, आगे हम यही करेंगे, यहाँ पे अब अपना धरना रखेंगे, DFO साहब को, DC साहब को इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। ये थे हमारे साथ कंपा स्कीम के तहत महकमा फॉरेस्ट में काम कर रहे आर्जी मुलाजिम, जिनका ये कहना था कि दिगर इलाकों में इन लोगों को सैलरी ज़रूर दी गई, मगर ये राजौरी जो फॉरेस्ट इलाका है, जोन है, इसमें इनको सैलरी पिछले 25-25 महीने से नहीं दी गई। और आज भी महकमा की तरफ से इनको ये कहा गया कि इनकी सैलरी यहाँ नहीं आ रही है, और आने वाले दिनों में ये इनका ये भी कहना है कि वो अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठेंगे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको जिला सांबा का रुख करा देते हैं। जिला सांबा के अंदर स्कूल जो हैं वो खोले गए थे, और अब आप देखिए कि स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है कि SOPs का पालन किस तरह से होगा और मास्क कैसे पहनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा। ये कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिला सांबा के अंदर, क्योंकि जो इस वक्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। ऋषि खजूरी अपडेट कर रहे हैं, देखिए।
हम इस समय गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सांबा में मौजूद है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और नई एसओपीज और गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की जा रही है। और खासतौर पर अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में कल ही एक नया ऑर्डर जारी कर दिया था स्कूल्स के लिए, जिसमें 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 2 हफ्ते का ऑफ रहेगा, उनकी क्लासेस 2 हफ्ते तक नहीं लगेंगी। और उसी के चलते 10th 11th 12th की अगर बात करें तो उनको 1 हफ्ते तक जो है उनकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। लेकिन जिस तरह से एग्जाम का समय चल रहा है, बच्चों के एग्जाम भी चल रहा है, तो किस तरह से इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, जो ऑर्डर्स हायर अथॉरिटी की तरफ से इंप्लीमेंट करवाए जा रहे हैं स्कूलों के लिए, तो स्कूल प्रशासन का इसमें जो रोल है वो अहम हो जाता है, क्योंकि एक चैलेंज भी होगा कि इन सारे ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो इस कोरोना वायरस का शिकार ना हो। और जिस तरह से एग्जाम सेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज भी होगा। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जेके रैना साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारे नए ऑर्डर्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। सर, मेन प्रॉब्लम समस्या इस वक्त वो है कि बच्चों को एग्जाम से कंडक्ट करने की, वो भी समस्या उतनी नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल तो आना ही नहीं है। 9th क्लास तक हमारे बोर्ड एग्जाम जो डाइट के एग्जाम जो ऑलरेडी हो गए हैं उसकी कोई समस्या, और महीने तक उनका रिजल्ट निकल जाएगा, क्लास पिन हो जाएगी। 11th का एग्जामिनेशन 26 से शुरू हो रहा है, 12th का एग्जाम चल रहा है, आज इंग्लिश का पेपर और कल 10th का एग्जाम चल रहा है। उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार हमें खुशकिस्मत है इतना कि हमें डायरेक्शन जो बोर्ड की तरफ आ गई थी कि बच्चों को भी इस वक्त 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर इन्विजिलेटर रखा गया है, उससे भी हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। और सेंटर में एग्जाम लेने पहले से ही 2 घंटे पहले हमारे पूरे सेंटर को, स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद मेन गेट पर एग्जाम सेंटर के बाहर सैनिटाइजर रखे गए हैं, मास्क प्रोवाइड किए बच्चों को भी। जिस बच्चे के पास अपनी मास्क नहीं होगी तो उसको हम भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, और हॉल के अंदर भी और बाहर भी सैनिटाइजर रखा गया। और बच्चों को यही डायरेक्शन दी गई है कि बेटे आप घर से भी मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और अपनी सैनिटाइजर की बोतल भी साथ लेके आ जाए। सर, एक और समस्या जो मैंने आपसे कन्वे करनी है कि मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों की पानी की। पानी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अच्छा होता जो डायरेक्शन हमें दी गई कि बच्चों को कन्वे कर दो ताकि अपने पास अपने पानी की बोतल साथ में आ जाए, ताकि किसी का एक दूसरे का हाथ ना लग जाए। बाकी हमारे कोई समस्या यहाँ पर नहीं, अकोमोडेशन खुली है, बच्चों को एक डेस्क एक छोड़ के भी हम आराम से बिठा सकते हैं। और सुपर स्टाफ जो है वो भी हमारे पास ऑलरेडी अपॉइंट किए, जहाँ 4 लगने वहाँ पर 6 का ऑर्डर करके रखा है, क्योंकि भगवान न करे किसी के कारण कोई टीचर कल पता नहीं क्या होगा, ट्रैफिक बंद, रोड बंद हो, बीमार हो कोई हो, उसके लिए हमने मोस्टली प्रेफर किया, मैंने लोकल टीचर जो क्लस्टर के उनको ही अपॉइंट किया उसके लिए। लेकिन अगर जिस तरह से आपने पूरी बातचीत की है, जो जानकारी दी है, 9th क्लास के बच्चों को लेकर फिर रिस्क जो वो कवर हो चुका है क्योंकि एग्जाम उनके हो चुके हैं अप टू 9th। जी, 10th की अगर बात करें तो कल से उनके एग्जाम शुरू होते हो, आपने ये सारा सिस्टम को मैनेज करना है, तो क्या कल की खास तैयारियां आपकी? सर, खास तैयारी यही है कि हमारे 2 सेंटर बने हैं इस वक्त। हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो सेंटर में है 78। हमने एक क्लास में, एक कमरे में 20 बच्चों के अलावा बिठाना नहीं, क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन की कोई समस्या उसके लिए नहीं आ जाएगी। 2 सेंटर है, हर कमरे में 20 बच्चे सोशल डिस्टेंस डाल के एक डेस्क छोड़ के एक बिठाना है, और कमरे के अंदर जाने से पहले भी हर एक बच्चे को सैनिटाइज किया जाएगा। और टीचर के भी हैंड्स, जो भी टीचर होगा उनको भी डायरेक्शन देगी कि आपने सैनिटाइज करने के, अंदर आओगे बाहर आओगे। कॉपी को सर एक रिस्क हमारे पास होती है कि टीचर्स जो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, सुपरिटेंडेंट या मेरे पास भी आ जाएंगे, बैग कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर वापस लेनी है, क्योंकि उन कॉपियों के ऊपर भी वो रिस्क हमारे बड़ी रिस्क है। जब कॉपी कलेक्ट करेंगे बच्चे का भी हाथ लग गया, टीचर जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें सैनिटाइज का कोई डायरेक्शन नहीं है, कर भी सकते हैं। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है और कई पशुओं को बरामद भी आज किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किस तरह से सूरत हाल है, सरबजीत अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मवेशी तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस को एक फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि बीती रात जैसे ही गाड़ी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचती है तो वहां पर लखनपुर पुलिस की ओर से एक नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान जब गाड़ियों की जांच की गई तो पता चला, ड्राइवर द्वारा बताया कि गाड़ी में टमाटर लदे हुए हैं, सब्जी लोड है, लेकिन शक के आधार पर जब लखनपुर पुलिस के थाना प्रभारी ने उसकी और उनकी टीम ने गाड़ी की जांच की तो गाड़ी में से अवैध रूप से लेकर जाए जा रहे 20 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने वहां पर मुक्त करवाया है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों ही आरोपियों को, जो गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर हैं बताए जा रहे हैं, जो एक तस्कर गाड़ी में जो सवार थे, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि तस्कर जो है तस्करी की वारदात को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी
फल की गाड़ियों में, कभी सब्जियों की गाड़ियों में, कभी रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में और कभी कंटेनर या टैंकर की आड़ में इस तरह से मवेशियों की तस्करी की जाती है। लेकिन लखनपुर पुलिस के वहाँ पर हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं सभी पर पैनी नज़र जो है पुलिस ने बनाई हुई है और जिस भी गाड़ी पर शक होता है और शक के बिना पर जब गाड़ी को जांच की जाती है तो जिस प्रकार से आपने ये भी तस्वीरों में देखा किस प्रकार से जब पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो जांच के दौरान पुलिस ने 20 मवेशी इस गाड़ी में से बरामद किए हैं और पुलिस ने सभी मवेशियों को मुक्त करवाते हुए 2 तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। में समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया और उन वीर जवानों को याद किया गया जिन्होंने कल नक्सलवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान की हुती दे दी। आइए बात करते हैं युगल शर्मा जी से, इनका क्या कहना है। बड़े दुख से आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। इससे पहले भी हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं देश हित के लिए। ये जो प्रोटेस्ट है हमारा, उन जो कल जवान हमारे वहाँ शहादत जिन्होंने शहादत दी है और वो सर्च के लिए जा रहे थे, ऑटो इंजन काटन लगा था नक्सलियों का, जिसमें वो आपस में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई जिसमें हमारे जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए और आज हमने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि आपने वादा किया था कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जो देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के अंदर जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए और हम जड़ से खत्म करेंगे तो ये जो हमने हथियार वेपन हमने लिए हैं, चाहे विदेश बाहरी कंट्री से लिए हैं, चाहे हमने अपना खुद तैयार किया है, ये हमने नवैश के लिए 26 जनवरी के लिए या 15 अगस्त के लिए नहीं लाए हैं। मैं मेरी आवाम से भी अपील करता हूँ कि चंद सियासी लोग एक झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं, आप लोग घर परिवार वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज मेरे शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए चंद लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत। तो आपने देखा इनमें कितना गुस्सा है सरकार को लेकर ज़्यादातर, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है पर अपने ही देश में अपने वीर जवानों को मरता देख इनके मन में बहुत सा गुस्सा है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से सनी शर्मा। चलिए अब आपको जम्मू के भी सूरत हाल दिखा देते हैं, क्योंकि आज त्रिकुटा नगर इलाके के अंदर आपको बताते चले कि झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। अनिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश की गई, किन परिस्थितियों में ये आग की घटना यहाँ पर पेश आई है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे 16-18 झुग्गी जो है रात को 1 बजे अचानक आग लग के जल गया था। ये कोई साजिश हो रहा है। यहाँ पे 2-4 दिन पहले भी यहाँ पे आग लगा गया है, तो आज भी यहाँ पे आग के खाली झुग्गी में आग लगाकर पूरा जो है झुग्गी जल गया है। अभी तक कैसे से इन बच्चों को, औरतों को, इनको सारे खाने की और रहने की बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इनकी कोई ना कोई अभी मदद कैसे से मदद नहीं पहुँचे, ना सरकार से, ना UN से, ना कैसे से इनको अभी तक कोई मदद नहीं पहुँचा। खाने की परेशान है, रहने की परेशान है, खुली ज़मीन में पड़ा हुआ है, खुली आसमान के नीचे है। इनकी बहुत हालत नाजुक है, ऊपर से बारिश की खतरा है, तो इनको रहन सहन का बड़ा मसला है। आज हालत कोरोना चल रहे हैं, ये बेचारी कहाँ जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की पब्लिक और सरकार को जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको जल्दी से जल्दी सहारा दीजिए, इनको जल्दी मदद फरमाए। जनाब ये तस्वीरें हैं त्रिकुटा नगर के मराठा बस्ती की। ये देख सकते हैं कि किस तरह से अपना सामान जो है आशियाने जो है आज 18 झुग्गियां जो है वो जल के राख हो चुकी हैं और अपने सामान को जो है इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों के साथ जो है ये हादसा देख सकते हैं कि बड़ा ही दुखद हादसा जो है बीती रात जो है घटित हुआ है। और कहने के ये मामला बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला था और ये तो इन्वेस्टिगेशन रहेगी कि क्या कुछ होगा। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो बस्ती की अगर हम बात करें तो अपने सामान को काफी हैरान करने वाले दृश्य है कि 18 झुग्गियां जो है जल के राख हो चुकी है। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर में अब कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना यहाँ पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा कि PDP पार्टी किस तरह बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है, क्योंकि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो PDP पार्टी से बाहर निकल चुके हैं, किनारा कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी पैठ को किस तरह से PDP पार्टी यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। और एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अगर प्रशासन की तरफ से संजीदगी बरतने की बात कही गई है तो संजीदगी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जाहिर तौर पर अब प्रशासन जो है वो सख्ती बरतता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।